हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीलम। आज हम बात करेंगे डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में, जिसे कि हम डीडीएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो आज हम ये जानेंगे। सो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। सो हमने ऐसी डायलिसिस की जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डिसबैलेंस हुए, और डिसबैलेंस होने से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स एक साथ देखने को मिले। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक, रेस्टलेसनेस जिसको बेचैनी हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन, भी पेशेंट का बीपी ज़्यादा होना, स्लर्ड स्पीच, बोलने में उसको दिक्कत होना, आंसर देने में दिक्कत होना, एंड सीजर एंड कोमा। सो ये सारे सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब किन पेशेंटों में, जैसे कुछ किन पेशेंटों में डीडीएस देखने को मिलेगा, जैसे जो नए पेशेंट होते हैं एंड जो जिनकी डायलिसिस में गैप होता है, दो डायलिसिस के बीच में काफ़ी गैप हो गया, राइट, तो ऐसे पेशेंट में हमको डीडीएस देखने को मिलेगा, या जिनके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, इन ऐसे पेशेंट को हमें डीडीएस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कॉज की बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं डीडीएस के, जो कि डीडीएस देखने को हमें डायलिसिस में ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो डीडीएस एक पेशेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। सो मेनली ये उन पेशेंट में होता है जो पहली बार जिनकी डायलिसिस होती है, या मैंने अभी जैसे बताया जिनका डायलिसिस में काफ़ी गैप होता है। सो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला कारण आप पीपीटी में देख सकते हैं कि स्लोअर ट्रांसफ़र ऑफ यूरिया। तो जो ब्रेन के सेल होते हैं उनकी जो सेल या जो टिश्यू हैं, उनका जो यूरिया का जो ट्रांसफ़र है, टेंडेंसी है, वो काफ़ी लो होती है। इसका मतलब ये है, मैं आपको दूसरी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। डीडीएस में हमारी एक तो इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस होने से सेरेब्रल एडिमा होता है। अब ये सेरेब्रल एडिमा कैसे होता है, तो वहाँ पर मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब पेशेंट हमारे पास आया तो हमने ब्लड में से रैपिडली जो यूरिया है या इलेक्ट्रोलाइट है उसको तो रिमूव कर दिया। सो रैपिडली ब्लड में से तो यूरिया रिमूव हो गया। तो यही, और यूरिया के ब्लड में से जो यूरिया है वो रैपिडली रिमूव होने से ब्लड में जो यूरिया की कंसंट्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो हो जाती है। तो उसे हम बोलेंगे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट। सो यही ब्लड जब हमारे ब्रेन टिश्यू में जाता है, या नॉर्मली जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, सो वहाँ पर अगर यही ब्लड हमारे ब्रेन तक जाएगा तो वहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड है और इंट्रा सेलुलर हमारा नॉर्मली सेल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। सो जो ब्रेन सेल की जो टेंडेंसी होती है या जो सेल की टेंडेंसी होती है वो यूरिया रिमूवल की काफ़ी स्लो है, क्योंकि हम तो डायलिसिस किसका कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्लड का, हम कोई सेल का तो कर नहीं रहे हैं। तो सेल में से तो हमने यूरिया को रैपिडली रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को रैपिडली रिमूव कर दिया, बट हमारे ब्रेन के सेल में अभी यूरिया, अभी सपोज डायलिसिस से पहले अगर 200 यूरिया था पर या 100 यूरिया था, वो उतना ही है या थोड़ा सा कम हुआ है। सो वहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। तो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सेल एंड ब्लड के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने से वहाँ पर ऑस्मोसिस अकर्स होता है। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में जो वाटर है वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर हमारे जो ब्लड का जो वाटर है, प्लाज्मा वाटर है, वो हमारे ब्लड की सेल की ओर मूव करता है, और वहाँ पर हमारे जो ब्रेन के सेल हैं वो फूल जाते हैं, वहाँ पर एडिमा हो जाता है। तो इसी को हम सेरेब्रल एडिमा बोलते हैं। और जैसे ही पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, और पेशेंट का स्लर्ड स्पीच, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा पेशेंट का सर में। इसका डीडीएस का मैं ये बता सकती हूँ कि सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है वो है सीवियर हेडेक। पेशेंट को बहुत तेज़ एक दर्द, वो हेडेक बताएगा कि उसके सर में बहुत तेज़ जोरों से दर्द हो रहा है, वो कंप्लेन करेगा आपको, और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स पेशेंट को उस समय देखने को मिलेंगे। सो इसके कारण सबसे पहले स्लोअर ट्रांसफ़र ऑफ यूरिया,
फ्रॉम द ब्रेन टिश्यू। और दूसरा हम बोल सकते हैं इसके अदर कॉजेस हैं लाइक ब्लड यूरिन नाइट्रोजन एंड यूरिया काफ़ी बढ़ा हुआ है ब्लड में। आपने पहली डायलिसिस थी और उसमें ब्लड फ्लो रेट काफ़ी हाई है। ट्रीटमेंट टाइम टू लॉन्ग, मतलब पहली डायलिसिस है तो जिससे कि आपने नॉर्मली 4 घंटे की डायलिसिस दे दी और 3 घंटे की दे दी, 4 घंटे की दे दी। नॉर्मली 1 to 2 आवर्स की फर्स्ट डायलिसिस में टाइमिंग दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है बाय नेफ्रोलॉजिस्ट। हाई फ्लक्स डायलाइजर, आपने हाई फ्लक्स डायलाइजर यूज किया है या सरफेस एरिया उसका काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा डायलाइजर यूज किया है। और ट्रीटमेंट टाइम टू लॉन्ग, टाइम आपने ज़्यादा दिया है क्योंकि जब पहले डायलिसिस में पेशेंट आता है तो डीडीएस उसको ना हो, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो, इसलिए हम पेशेंट को पहले डायलिसिस में पेशेंट को शॉर्ट टाइम दिया जाता है और ब्लड फ्लो रेट उसका कम रखा जाता है। सो दीज आर दी कॉजेस। सिम्टम्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डीडीएस जब होता है तो नोजिया, वॉमिटिंग पेशेंट को, उसका मैंने अभी बताया। तो सीवियर हेडेक पेशेंट को होगा, रेस्टलेसनेस होगा, हाइपरटेंशन होगा। सो नॉर्मली जब आपके डायलिसिस पेशेंट को अगर इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं और उसको डीडीएस होने की संभावना है, डीडीएस उसको अकर्स हो गया है, तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट के सारे वाइटल्स देखने हैं और पेशेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है उसको। अगर उसके साथ एसोसिएटेड हाइपोटेंशन है तो आप वो चीज़ वहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हैं। और देन यू हैव टू जस्ट कॉल योर डॉक्टर और शिफ्टेड टू आईसीयू, और आप अपने डायलिसिस यूनिट में भी डीडीएस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। सो मैं उन कमेंट पे आपको आंसर ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू सो मच।